प्यारे बच्चों, आपके सामने हम आज का विषय 12वीं कक्षा की जो हिंदी साहित्य है या हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित या जिन बच्चों के पास विशेष हिंदी है या हिंदी साहित्य है उसका हम एक अध्ययन बिंदु लेके आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मित्रों की यह ख्वाहिश थी कि 12वीं कक्षा में चलने वाली जो विशेष हिंदी का पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को हम काव्यांग विवेचन के रूप में हम आज जारी करें, ताकि उन बच्चों को या उन प्यारे विद्यार्थियों को जिसके पास हिंदी साहित्य है और कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हैं उनके लिए हम काव्यांग विवेचन के टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं। और वो काव्यांग विवेचन वो 16 नंबर से संबंधित होता है। तो मैं चाहूँगा कि हम इस काव्यांग विवेचन के बारे में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको हम इस प्रकार से मैटर उपस्थित करवाएंगे या इस प्रकार से हम आपको मैटर उपलब्ध करवाएंगे, जिस मैटर को आप पढ़ेंगे या आप देखेंगे, देखने के बाद खुद ही आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हमने काव्यांग विवेचन को बहुत सरल तरीके से पढ़ा है। और काव्यांग विवेचन से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं या हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। मित्रों देखिए, प्यारे बच्चों, बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उन बोर्ड की परीक्षाओं में एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। और एक नंबर के साथ साथ हम प्रत्येक नंबरों की गणना करते हैं। तो पूरा का पूरा काव्यांग विवेचन 16 नंबर का होता है आपके हिंदी साहित्य में या विशेष हिंदी में कक्षा 12वीं में। तो ये 16 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल व्यवहारिक रूप में इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं दावा करता हूँ या मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि आपके इस पाठ्यक्रम में 2 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका काव्य गुणों से संबंधित है। किनसे? काव्य गुणों से संबंधित है। और मैं इस प्रकार से इस अध्ययन बिंदु को शुरू करूंगा कि आप इसे सुनेंगे तो सुनते ही आपके समझ में आ जाएगा कि आखिर ये काव्य गुण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इनके बारे में आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, हम केवल एक प्रकार से व्यवहारिक रूप में उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हम इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इसी 2 नंबर को आज हम कवर करते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में या बोर्ड की परीक्षा में ये 2 नंबर हम कैसे हासिल करें। तो बस हम इसी 2 नंबर को लेकर के अपना टारगेट रखेंगे। अपना टारगेट क्या है? बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का अध्ययन बिंदु है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस 2 नंबर के क्वेश्चन में शामिल करेंगे हम काव्य गुण। तो काव्य गुण क्या होते हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, ये इस प्रकार से बनता है कि काव्य गुण किसे कहते हैं और ये काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। बस इसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए, इसको हम एक बार इससे अच्छी तरह से इस प्रकार से समझें कि काव्य का मतलब ये होता है कि कोई भी पढ़ने वाली चीज हो। क्या है? पढ़ने वाली कोई भी कृति हो, पढ़ने वाली रचना का नाम ही एक प्रकार से काव्य होता है। और मुख्य रूप से ये काव्य हिंदी में ही माना जाता है। या हम ये कहें कि हिंदी से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं या हिंदी साहित्य रचना जो भी से संबंधित जो भी रचनाएं होती हैं वो पुस्तकें एक प्रकार से काव्य ही कहलाती हैं। और उसमें में भी गुण होते हैं। गुण किस प्रकार के होंगे? तो गुण इस प्रकार से हो सकते हैं, कोई भी किताब में हो सकते हैं या हिंदी की जो भी रचना होगी उस रचना को पढ़ने के बाद, या हम ये कहें चाहे कहानी हो
या फिर कोई उपन्यास हो या फिर कोई कविता हो, उन कविताओं को पढ़ने के बाद हमारे मन में तीन प्रकार के भाव मुख्य रूप से उठते हैं। हमारे मन में तीन प्रकार के भाव उठते हैं। वो तीन प्रकार के भाव कौन कौन से हैं? एक तो है माधुर्य होता है, माधुर्य, जिसको हम माधुर्य को बोलते हैं, प्रेम के रूप में भी बोलते हैं या सौंदर्य के रूप में भी हम इसको जानते हैं। माधुर्य, एक बार तो आप माधुर्य का नाम भूल जाओ, आप इसे ये समझिए कि एक प्रकार से जिस रचना को हम पढ़ेंगे हमारे मन में प्रेम की अनुभूति होगी। दूसरी अनुभूति या दूसरे प्रकार की जो हम महसूस करेंगे या उस कृति को पढ़ने के बाद में हम महसूस करेंगे, वो हमारे मन के भाव ओज के रूप में भी हो सकता है। ओज के रूप में, ओज का मतलब होता है वीर या गुस्सा होना। या जिस कृति को पढ़ने के बाद या जिस कविता को पढ़ने के बाद या जिस कहानी को पढ़ने के बाद उसमें ऐसे घटनाओं का वर्णन हो जिसको सुनकर के हमारे मन में जोश उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार की भाव भी किसी किताब में प्रकट हो सकते हैं। और तीसरा प्रकट हो सकता है वो प्रसाद के रूप में। प्रसाद के मतलब जिस पुस्तक को पढ़ने के बाद, जिस कहानी को पढ़ने के बाद, जिस कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक प्रकार से खुशी प्रकट हो। तो इस प्रकार के तीन गुण बनते हैं। किसके? काव्य के तीन गुण बनते हैं। पहला है ये माधुर्य, दूसरा है ये ओज और तीसरा है क्या? प्रसाद। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये तीन प्रकार के गुण होते हैं। तो आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे? प्रश्न इस प्रकार से आता है कि काव्य गुण क्या होते हैं। बस हमें उसी प्रश्न के आधार पर उस एग्जाम को देकर के हम इसी का अध्ययन करेंगे कि काव्य गुण क्या होते हैं, काव्य गुण क्या होते हैं या किसे कहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि काव्य गुण उसे कहेंगे जिस काव्य कृति को पढ़कर, हम यहां लिखें जिस काव्य कृति को पढ़कर या सुनकर या देखकर मन में जो भाव उठते हैं, जो भाव उठते हैं वे काव्य गुण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वे काव्य गुण कहलाते हैं। अब देखिए ये भाव कैसे उठते हैं। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करूंगा कि ये जो काव्य गुण होते हैं, ये काव्य गुण रस के ऊपर आधारित हैं। किसके ऊपर? रस के ऊपर आधारित होते हैं। रस का मतलब ये होता है जिस पुस्तक को हम पढ़ेंगे, अगर वो पुस्तक हमारी समझ में आ रही है तो ये समझ लेना कि उस काव्य में क्या मिल रहा है, हमें रस मिल रहा है या फिर हमें आनंद मिल रहा है। इसी को एक प्रकार से हम रस समझे। तो ये रस ही क्या है? ये काव्य गुण कहलाते हैं। ये रस ही क्या है? काव्य गुण कहलाते हैं। और ये रस काव्य गुणों के हिसाब से तीन प्रकार के होते हैं। एक है ओज, दूसरा है माधुर्य और तीसरा है प्रसाद। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि काव्य कृति में इसकी दूसरी विशेषता हम या दूसरी परिभाषा ऐसे भी बना सकते हैं कि रस की, या हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इसकी परिभाषा बना सकते हैं, रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को क्या बोलते हैं? काव्य गुण बोलते हैं। अब काव्य गुण के बारे में हमने दूसरी परिभाषा इस प्रकार से भी बना ली कि किसे कहेंगे? रस के उत्कर्ष में सहायक। जो रस कौन से हैं? हमने तो रस को बहुत प्रकार के 11 प्रकार के रस मानते हैं, लेकिन आज हम यहाँ 11 प्रकार के रसों की बात नहीं करेंगे, हम केवल इनकी बात करेंगे। ये भी रसों में सहायकता प्रदान करने वाले गुण होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रस की परिभाषा को हम इस प्रकार से लिखें। किस प्रकार से? जिस काव्य कृति को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे मन के जो भाव उठते हैं वे ही क्या है? काव्य गुण कहलाते हैं। अर्थार्थ में हम यह लिख सकते हैं रस के उत्कर्ष में सहायक तत्व। ये सहायक तत्व कौन से हैं? 1, 2 और 3। ये तीन ही सहायक तत्व होते हैं।
वो ही क्या कहलाते हैं, वे काव्य गुण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये काव्य गुण की परिभाषा हो गई। अब देखिए ये इसका महत्व क्या है, इन काव्य गुणों का महत्व क्या है। हमने तो ये लिख दिया कि रस के उत्कर्ष में सहायक तत्व कौन कौन से हैं। एक तो ये है रस में सहायक तत्व ओज हो गया, दूसरा हो गया माधुर्य हो गया, और तीसरा हो गया ये प्रसाद हो गया। ये सहायक तत्व हैं। अब बात करें अगर ये चीज नहीं होंगी तो क्या होगा, क्या कि जिस काव्य में ये चीज नहीं होंगी तो क्या होंगे, तो समझ लेना कि वहां काव्य में दोष उत्पन्न हो जाता है। काव्य में क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। और जब दोष उत्पन्न हो जाएगा तो समझ लेना कि उस काव्य को पढ़ने पर हमें कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, या हमें पढ़ने से कोई मजा नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि काव्य गुणों की अनुपस्थिति में काव्य में दोष उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करें कि अगर परीक्षा में यह आ जाए कि काव्य गुण किसे कहेंगे, काव्य गुण हम इसे ही कहेंगे। और नीचे हम यह भी लिख सकते हैं, काव्य गुणों की परिभाषा के अंदर यह भी लिख सकते हैं कि काव्य गुणों की अनुपस्थिति में काव्य में क्या उत्पन्न हो जाएंगे, काव्य में दोष उत्पन्न हो जाएंगे। और दोष किस प्रकार से आ जाते हैं, दोष वो ही मानिए जिसको पढ़ने पर हमें कोई आनंद नहीं मिलता, उसे ही हम एक प्रकार से दोष कहेंगे। ठीक है, एक बात तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं ये काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, उन्हीं के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने ये बताया कि काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। तो अब पहले जो गुण है, पहला जो गुण बताया हमने वो बताया ओज गुण के बारे में बात की। ओज गुण, अब एग्जाम में आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है कि ओज गुण किसे कहेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ हम यही बात करेंगे, हम ये कहें कि जिस काव्य कृति को पढ़कर, जिस काव्य कृति को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में, क्या हमारे मन में जोश उत्पन्न होवे, जोश या वीर रस, हम ये भी लिख सकते हैं वीर रस की उत्पत्ति हो, या हमारे मन में वीर रस का उत्पन्न होवे या वीर रस की उत्पत्ति होवे। वीर रस की उत्पत्ति होना ही क्या कहलाता है, होना ही ओज गुण कहलाता है, ओज गुण कहलाता है। ठीक है, ओज गुण की परिभाषा तो ये हो गई। अब हम बात करें कि काव्य में हम इसकी कैसे पहचान करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि हम इस गुणों को इस प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब देखिए आगे देखिएगा, ओज गुण की पहचान हम कैसे करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको पढ़कर या देखकर या सुनकर हमारे मन को बिल्कुल इस प्रकार की लगे कि हमारे मन में गुस्सा उत्पन्न हो जाए, उसकी हम कैसे पहचान करेंगे। अब देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कोई ये एक फर्नीचर है और आप उसी फर्नीचर के समय बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करते समय मैंने उसी फर्नीचर को उठा करके खींच लिया, और खींचने के पश्चात उसमें आवाज आई, कर भयंकर आवाज आई। तो क्या करेंगे आप, क्या आप हंसेंगे या फिर गुस्सा करेंगे। तो स्वाभाविक है प्यारे बच्चों कि आप गुस्सा जरूर करेंगे। तो इस प्रकार की जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो समझ लेना कि वो ही क्या है, वो ओज गुण है। वो क्या है, ओज गुण है। तो अब हम इसकी विशेषता बाहर निकालें, ओज गुण की विशेषता क्या होगी। तुम प्यारे बच्चों, ओज गुण की पहली विशेषता लेकर के हम यह कहें कि इसमें कठोर वर्णों की प्रधानता होगी। वर्णों की क्या होगी, प्रधानता रहेगी। कठोर वर्ण कौन से, देखिए मैंने आपको बताया, जैसे एक एग्जाम्पल दिया ना, चर आवाज आई, तो इस प्रकार की आवाज आने से ही हम ये कहेंगे वो क्या है, कठोर वर्ण है। और ये कठोर वर्ण हमें कानों को अच्छे या हमारे कानों को अच्छे नहीं लग रहे। तो इस प्रकार की ध्वनि ये ओज गुण में ही शामिल हो जाती है। दूसरी हम बात करें ओज गुण की विशेषता और क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, तो ओज गुण की दूसरी विशेषता यह होगी कि इसमें ट, ठ, ड, डह, ण, ये वर्ण और ये र वर्ण, ये वर्ण किसी शब्द में आ जाते हैं, शब्द में बार बार आते हैं, बार
बार आएंगे तो समझ लेना कि वह काव्य ओज गुण से ही मिलकर के बना हुआ होगा। जैसे हम इसी की बात करें, ये वर्ण क्या कहलाएंगे, ये टय वर्ग के वर्ण हैं। अगर किसी शब्द में इस प्रकार के व्यंजन आ रहे हैं तो जो शब्द बनता है उसका अर्थ निकलता है, तो स्वाभाविक है कि हम ऐसे वर्णों को सुनना पसंद नहीं करेंगे। जैसे ये आवाज़ ऐसी होती है, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, इसी प्रकार से ये ओज गुण में शामिल हो जाती है। इसी के साथ हम दूसरी विशेषता, अगली विशेषता ये बनाएं कि ओज गुण में लंबे लंबे समासों का प्रयोग होता है। लंबे लंबे समासों का प्रयोग होता है, समास का प्रयोग होता है। ठीक है। इसी के साथ हम अगली विशेषता ये बनाएं कि इसमें महाप्राण ध्वनियां अधिक होती हैं। महाप्राण ध्वनियां होती हैं वो अधिक होती हैं। मित्रों, ये प्यारे बच्चों, ये महाप्राण ध्वनियां क्या होती हैं? वे ध्वनियां होती है जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से आवाज बाहर निकलती है। आवाज जैसे एक वर्ण ये हो गया है, ट ठ। ठ एक प्रकार से महाप्राण है। हम ये कहें कि कोई भी व्यंजन वर्ग हो, उस व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है वो महाप्राण होता है। वो क्या होता है? महाप्राण होता है। इसी प्रकार से ये ओज गुण की विशेषता बन जाती है कि ओज गुण में महाप्राण ध्वनियां अधिक होती है। इसी के साथ हम अगली विशेषता बनाएं कि इसमें द्वितीय व्यंजन होते हैं। क्या? द्वितीय व्यंजन होते हैं। द्वितीय व्यंजन कौन क्या होते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, द्वितीय व्यंजन ये होते हैं कि मान लो एक क ये वर्ण है, इसी के साथ ये क एक और वर्ण आ गया, ये तो हो गया आधा और ये हो गया पूरा। तो इस प्रकार की किसी शब्द में व्यंजन होते हैं। किस प्रकार के? जैसे ये ट ट ऐसे हो गए, ठ ये ठ इस प्रकार के हो गए। इस प्रकार के जो व्यंजन किसी शब्द में होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। तो हम इसकी विशेषता यह भी निकाल सकते हैं कि इसमें ओज गुण में द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसी के साथ साथ हम ये कहें, अगली विशेषता के बारे में हम ये कहें, द्वितीय व्यंजन के साथ साथ संयुक्त अक्षर भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? संयुक्त अक्षर। अगली विशेषता हम 6 नंबर पे लेके आए, संयुक्त अक्षर मिलेंगे। अब संयुक्त अक्षर कौन सी होगी? क्ष, श्र, त्र, ज्ञ और ये छ। तो इस प्रकार के जो संयुक्त व्यंजन है ये है संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार के ये प्र हो गया, ये क्रय हो गया, ये मतलब इस प्रकार के जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये अधिकांश जिस शब्द के साथ लग कर के आते हैं तो समझ लेना कि वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वे सारे के सारे ओज गुण के ही उदाहरण हैं या ओज गुण के ही शब्द हैं, या ऐसे शब्दों को हम सुनते हैं या कोई हम उस शब्दों का हम अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं, तब हमारे कानों को वो अच्छे नहीं लगते, या उसको देख करके या उनको सुन करके हमारे मन में गुस्सा उत्पन्न होता है। अगर इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है तो समझ लेना कि वे क्या कहलाते हैं? वे ओज गुण के उदाहरण कहलाते हैं या ओज गुण के शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करें 12वीं क्लास में जो आपका पाठ्यक्रम में सरयू जो पुस्तक लगी हुई है, उस पुस्तक में कौन कौन सी रचनाएं शामिल हैं? वे रचनाएं देखिए, ओज गुण से संबंधित कौन कौन सी हैं। ओज गुण से संबंधित प्यारे बच्चों, एक तो हमारे इस पाठ्यक्रम में एक तो है तुलसीदास की तुलसीदास की एक कृति है, और उस कृति से संबंधित एक पाठ्यक्रम, एक कविता है मंदोदरी और रावण का जो संवाद है। उस मंदोदरी और रावण का जो संवाद है, उस संवाद में अगर गुस्से वाली बात आ जाती है तो वे सारे के सारे उदाहरण ओज गुण में शामिल हो जाते हैं। अगर दूसरी हम बात करें, जयशंकर प्रसाद की एक कविता है पेशोला की प्रतिध्वनि। क्या है? पेशोला की प्रतिध्वनि भी एक प्रकार से ओज गुण का ही उदाहरण है। इसी के साथ हम बात करें दिनकर की जो कविता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में भी इसी प्रकार का अधिकांशतः वर्णन किया गया है। इसी के साथ हम बात करें राम की जो शक्ति पूजा है, क्या है? निराला जी की राम की शक्ति पूजा है, एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है। उसी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम ओज गुण के रूप में यहाँ प्रकट कर सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा को जो अधिकांश कविता का भाग है वो सारा का सारा ओज गुण से ही संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम ओज गुण की एग्जाम्पल हम रटेंगे नहीं। जब आप किताब का अध्ययन करेंगे या उस कविताओं का अध्ययन करेंगे तब आपको ये जो उदाहरण है
उनसे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले काव्य गुण की बात करेंगे। अगले काव्य गुण की बात हम 2 नंबर को लेकर के करेंगे, जिसका नाम है माधुर्य गुण। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले गुण को तो पढ़ा, ओज गुण के बारे में पढ़ा। अब दूसरा गुण हम पढ़ रहे हैं माधुर्य गुण। माधुर्य। अब आप एक काम करना, ओज गुण की जो भी माधुर्य गुण, ओज गुण की जो भी हमने विशेषता बताई है, क्या बताई है, ओज गुण की जो भी विशेषता बताई उनका बिल्कुल उल्टा कर दो तो वो बन जाएगा माधुर्य। इस माधुर्य का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रेम, या हम ये कहें श्रृंगार। श्रृंगार से संबंधित या प्रेम से संबंधित जो भी कविता हमें सुनाई देती या पढ़ने के लिए मिलती है, या हम ये कहें जिसमें सौंदर्यता का संचार होता है, उसी को हम कहेंगे माधुर्य गुण। इस प्रकार की जो कविताएं हैं उनको पढ़ने के बाद हमारा मन ऐसे एक प्रकार से आनंदित हो जाता है। उस पुस्तक को पढ़कर या ऐसी कविताओं को पढ़कर हमारे मन में ऐसी ललक पैदा हो जाती है, हमारे मन में एक प्रकार से काल्पनिक चित्र बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं, और हम प्रश्नचित्त हो जाते हैं। इसका मतलब उसमें माधुर्य गुण है, या उसका मतलब क्या है, उसमें प्रेम की बातें हो रही है, उसमें किसी नायक या नायिका का श्रृंगार हो रहा है। तो इस प्रकार का जो श्रृंगार से संबंधित जो भी काव्य कृतियाँ आती हैं, या कविताएं आती हैं, या कहानी आती हैं, या कोई भी चीज़ आती है, तो उसको हम करते हैं माधुर्य गुण में शामिल करते हैं। अब माधुर्य गुण की पहचान, इस प्रकार के शब्दों की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे? इसकी पहचान हम इस प्रकार से करेंगे कि हमने ये बताया कि ओज गुण में जो भी विशेषताएं थी, ओज गुण की जो भी विशेषताएं थी उनके विपरीत होंगी। विशेषताएं हैं, उनके विशेषताओं के विपरीत जो भी विशेषताएं होती हैं वे सारी की सारी माधुर्य गुण में शामिल हो जाती हैं। जैसे हमने ओज गुण में शामिल किया, हमने ये शामिल किया टय वर्ग जो भी होंगे, टय वर्ग के जो भी वर्ण होंगे वो ओज गुण में होंगे, लेकिन माधुर्य गुण में टय वर्ण नहीं होना चाहिए। एक तो विशेषता ये होगी, नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेषता हम ये कहेंगे, हमने ओज गुण में किसको शामिल किया? हमने रे को शामिल किया। तो अब माधुर्य गुण में इस रे को शामिल करके कहेंगे कि रेफ रकार नहीं होना चाहिए, रेफ रकार नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर हमने ये बात करी, ओज गुण में ये बात करी कि द्वितीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर, और फिर हमने ये कहा महाप्राण ध्वनियां ओज गुण में हमने शामिल किया था, लेकिन अब यहां माधुर्य गुण में नहीं होनी चाहिए, माधुर्य गुण में नहीं रहेंगी। ठीक है। इसके साथ क्या होगा? इसके साथ अधिकांशतः क्या होगा? अनुस्वार ध्वनियां होंगी। क्या होंगी? अनुस्वार ध्वनियां अधिक मात्रा में रहेंगी, ध्वनियां अधिक रहेंगी। किसमें? माधुर्य गुण में। माधुर्य गुण में क्या रहेंगी? अनुस्वार ध्वनियां रहेंगी। अनुस्वार ध्वनियां किस प्रकार की? देखिए मित्रों, प्यारे बच्चों, अनुस्वार का मतलब ये होता है किसी भी व्यंजन में मैं इस प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों की ध्वनि अगर नाक से निकलती है तो उन्हीं को हम बोलते हैं अनुस्वार ध्वनियां। तो हम माधुर्य गुण में इन वर्णों को हम मुख्य मानेंगे। किनको? ये नासिक की ध्वनियां होती हैं, और इन्हीं का प्रयोग कई बार शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदी के रूप में होता है, या फिर ये किसी शब्द के साथ ये आधे व्यंजन के रूप में आ जाते हैं, तो समझ लेना ये बार बार आ रहे हैं, तो समझ लेना कि माधुर्य गुण का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम एक विशेषता और बना सकते हैं इसकी, कि इसमें जो हमने कहा कि ओज गुण में समास लंबे लंबे होने चाहिए, लेकिन माधुर्य गुण में प्यारे बच्चों समास नहीं होंगे। नहीं होंगे का मतलब अगर होते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे समास होते हैं, छोटे समास होंगे। तो इस प्रकार से हम माधुर्य गुण की बात या माधुर्य गुण की विशेषता इस प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं। अब हम बात करें इसके उदाहरणों की। तो प्यारे बच्चों, आपके जो पाठ्यक्रम है या आपकी जो हिंदी साहित्य की जो बुक है, उसमें जो कविताओं का संकलन है, उस कविताओं में इनसे संबंधित हम
वो कविता की छटनी करेंगे। तो इनसे संबंधित जो भी हैं, जैसे इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम उसका ले सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में एक कवि है घनानंद। घनानंद की जो कविताओं का अंश है या उनके जो पद्य है, नहीं सॉरी, हाँ, पद्य भाग है, वो सारा का सारा प्रेम के रूप में ही दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो घनानंद की जो अंश है, घनानंद के प्रेम की जो पीर है, प्रेम की पीर से संबंधित जो दोहे हैं, वो सारे के सारे इनसे ही संबंधित हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि माधुर्य गुण इस प्रकार की विशेषता रखता है। अब हम बात करते हैं अगले गुण के बारे में, और अगला गुण है अपना प्रसाद गुण है। और प्रसाद गुण काव्य गुण का ये तीसरा अंग बन जाता है। क्या बन जाता है? ये है तीसरा अंग बनता है, वो है प्रसाद गुण। काव्य गुण का तीसरा भाग है प्रसाद गुण, तीसरा है। अब प्रसाद गुण का मतलब क्या होगा वो देखिए। इसकी अगर हम परिभाषा बनाएं तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रसाद का मतलब समझिएगा आप। प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस काव्य कृति को पढ़कर, जिस काव्य कृति को पढ़कर या सुनकर हमारे चित्त में, हमारे चित्त का मतलब होता है हृदय। इसका मतलब क्या हो गया? हृदय या हमारा मन में प्रसन्नता उत्पन्न होवे या खुशी प्रकट होवे, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे प्रसाद गुण कहेंगे। प्रसाद गुण, या आप इसको ऐसे समझिए कि जिस काव्य कृति को पढ़कर उसका अर्थ हम यह भी कह सकते हैं, पढ़ने के बाद में, उस कविता को पढ़ने के बाद उसका अर्थ, या हम कहें उसका अर्थ यूं कि यूं हमें समझ में आ जाए, उसका अर्थ हमें तुरंत समझ में आ जाए, तुरंत समझ में आ जाए। तो समझ लेना, समझ में आ जाए, तो समझ लेना कि वे कौन सा गुण कहलाएगा? वह प्रसाद गुण कहलाएगा। अब बात करते हैं ये प्रसाद गुण से संबंधित हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी कविताएं हैं। तो देखिए, आधुनिक युग के जितने भी कवि हैं, हमारी इस पाठ्य पुस्तक में जो भी कविताओं का संकलन है, उन कविताओं में हम प्रसाद गुण की बात करते हैं। तो प्रसाद गुण से संबंधित हमारे पाठ्यक्रम में एक तो नरेश मेहता की जो कविता है, जैसे किरण धेनवी कविता है, वो प्रसाद गुण से संबंधित है। दूसरी हम बात करें, इस नरेश मेहता की दूसरी भी कविता है, विडंबना है, एक बोध है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं उनको पढ़ने के बाद में उनका अर्थ हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं, हमें पढ़ने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, उसकी भाषा सरल होती है। या हम ये कह सकते हैं प्रसाद गुण से संबंधित जो भी कविताएं होंगी उनकी भाषा होती है वो सरल ही होंगी। इसी के साथ हम इस प्रसाद गुण से संबंधित दूसरी कवि और निकाल सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो सुमित्रा नंदन पंत की जो कविताएं हैं, जैसे भारत माता है, धरती कितना देती है, वे सारी की सारी कविताएं, दोनों कविताएं इसी प्रसाद गुण से संबंधित है। इसी के साथ हम बात करें, दिनकर की बात करते हैं। दिनकर की जो कुरुक्षेत्र जो कविता है, कुरुक्षेत्र का जो तृतीय अंश अपने तृतीय सर्ग, कुरुक्षेत्र का तृतीय सर्ग अपने इस पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। तो उसको भी पढ़ने के पश्चात हमारे मन में एक प्रकार से शांति उत्पन्न होती है, या एक प्रकार खुशी का संचार होता है। भले ही उसमें क्या हो, भले ही उसमें एक प्रकार से करुणा का समावेश क्यों ना हो, लेकिन वहां समझने की दृष्टि से प्रसाद गुण वहां प्रकट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे पाठ्य पुस्तक में काव्य गुण होते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न है और 2 नंबर हमारे यहीं से ही कवर होंगे। तो मैं आशा करूंगा कि इन 2 नंबर से आप भली बातें समझ गए होंगे कि इनकी हमें किस प्रकार से छटनी करनी है और किस प्रकार से हमें इसका प्रत्युत्तर देना है और इसके उदाहरण किस प्रकार से होते हैं। तो इसी के साथ हम इसी काव्य गुण का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आशा करूंगा कि आप आने वाले समय में, आने वाली जो परीक्षाएं होंगी, आप उस परीक्षा में इसी प्रकार से आप उनका प्रत्युत्तर देंगे। और मैं इसी के साथ एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर यह टॉपिक आपको अच्छा लगा हो
तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें।